दोस्तों, जिम कॉर्बेट का हम लोग अक्सर नाम सुनते रहते हैं और जो लोग वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं वो तो जिम कॉर्बेट के बारे में जानते ही हैं। बहुत सारे लोग जो वाइल्ड लाइफ पसंद नहीं करते वो भी जिम कॉर्बेट के बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम कॉर्बेट कौन थे नहीं जानते हैं। अगर उनसे पूछो जिम कॉर्बेट क्या है तो वो नेशनल पार्क का नाम ही बताते हैं। मेरी क्योंकि ट्रैवल कंपनी भी थी तो अक्सर ऐसा होता था, ऑफिस में जब कोई मिलने आते थे तो पूछता था। तो जिम कॉर्बेट कौन थे नहीं मालूम उनको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मालूम है। और बहुत सारे लोग जो कि जिम कॉर्बेट को जानते हैं, वाइल्ड लाइफ लवर भी, पूरी उनकी बायोग्राफी नहीं पता होती। मैंने भी पढ़ के ही पता करी है सारी बातें तो, क्योंकि अपने आप कहाँ से मालूम चलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जिम कॉर्बेट की एक पूरी जीवनी बता रहा हूँ, शुरू से लेके आखिरी तक। क्योंकि आप सब जिम कॉर्बेट को पसंद करते हैं तो शायद आपको अच्छा लगेगा अगर आप उनके बारे में सारी बातें जानेंगे तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ था नैनीताल में 1875 में। इनका पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट और इनके पिताजी का नाम था क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। इनकी मदर का नाम था मेरी जेन प्रूसिया। इनके माता पिता दोनों की ही यह दूसरी शादी थी। इनकी मदर की जिनसे पहले शादी हुई थी, डॉक्टर चार्ल्स जेम्स दोले, वो आगरा के रहने वाले थे और उनकी इटावा में पोस्टिंग थी 1857 में जब उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे ही जो जिम कॉर्बेट के पिता थे उनकी भी पत्नी की डेथ हो गई थी। तो ये दूसरी शादी थी। तो इनका परिवार बहुत बड़ा था, टोटल 16 बच्चे थे। जिम कॉर्बेट 8वीं संतान थे। इनके पिताजी आर्मी में थे और जब मिलिट्री से रिटायर हुए 1862 में इनके पिताजी नैनीताल शिफ्ट हो गए थे और इनको नैनीताल का पोस्ट मास्टर बना दिया गया था। और उसके बाद 1878 में इनके पिताजी रिटायर हो गए और रिटायर होने के करीब 3 साल के बाद उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से 1881 में। उस टाइम जिम कॉर्बेट केवल 6 साल के थे। अब जब उनके पिताजी की डेथ हो गई तो इनकी माताजी ने एक दूसरे मकान में शिफ्ट किया और इनकी एक प्रॉपर्टी काला डूंगी में भी थी जिसका नाम था अरुणडेल। तो वही जो काला डूंगी का जो जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है, या जिसमें हम अक्सर स्टोरी में भी चर्चा करते हैं कि गर्मियों में जिम कॉर्बेट नैनीताल रहते थे और सर्दियों में काला डूंगी वाले उस मकान में रहते थे। उसके आसपास ही टाइगर वगैरह बहुत सारे थे, पूरा जंगल ही था। आज भी जिम कॉर्बेट का एक हिस्सा वहाँ टच करता है। अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक टाइगर तो उन्होंने बिल्कुल घर के पास में ही मारा था, पीपल पानी टाइगर। जो वो वॉक करने जाते थे उस दौरान उनको मिलता था, बचपन से उसको देखा था। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वो भी था, उस पर हम आगे आते हैं उनकी लाइफ की कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो जब इनके पिताजी की डेथ हो गई तो इनके जो सबसे बड़े भाई थे टॉम, वो पोस्ट मास्टर बन गए नैनीताल के। और इनकी माताजी ने रियल एस्टेट टाइप का भी काम शुरू कर दिया था। जो फॉरेनर्स नैनीताल में आके प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो इनकी मदर की क्योंकि अच्छी जान पहचान इंडियन लोगों से भी थी तो प्रॉपर्टी डीलिंग करा देती थी। काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था उनका नैनीताल में, काफ़ी सोशल भी थी। तो जब ये काला डूंगी वाली कॉटेज में रहते थे तो ये जंगल, क्योंकि आसपास चारों तरफ जंगल ही था, सुबह शाम खेलते वक्त भी जानवरों के बीच में ही आसपास से आवाज़ें आ रही है तो ये बर्ड्स की, जानवरों की एक एक आवाज़ पहचानने लगे थे। उसके बाद ये जंगल में ऐसे निकल जाते थे, कभी दोस्तों के साथ कभी कुछ। तो बचपन से ही जंगल में इनको घूमने का शौक हो गया था, ट्रैकिंग करते थे। एक दो किस्से बुक में आए भी हैं कि ये अपने कुंवर सिंह के साथ गए, वो मैंने स्टोरीज की हुई हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि मैं, लंबी इनकी जीवनी है और अंधेरा हो रहा है, जहाँ मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया पीछे भी जंगल ही है, शायद ये कहानी में ख़त्म करते करते बॉनफायर पे ख़त्म कर पाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल कैमरे में दिखना बंद हो जाएगा। तो ये जंगल को जब बहुत पसंद करते थे, इनके मन में एक, मतलब, शौक आ गया जंगल को लेके। तो धीरे धीरे 19 साल को, जब 19 इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी 19 साल की एज में, तो जो इनका स्कूल था वो, उसका ओपनिंग करके ऐसा कुछ नाम था और वो मर्ज होते होते कई कई बार उसके नाम चेंज हुए, आज भी नैनीताल में है और उसका नाम है बिरला विद्या मंदिर। तो ये जब 19 साल की उम्र में ये निकले स्कूल से, पढ़ाई छोड़ दी, तो उन्होंने नौकरी करी पंजाब में मानकपुर में एज ए फ्यूल इंस्पेक्टर। और उसके बाद ये जो बिहार में है मोकामा घाट, मोकामा बोलते हैं, तब मोकामे घाट शायद इंग्लिश में लिख के आता था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बने। कॉन्ट्रैक्टरशिप में रेलवे का काम लिया और वहाँ पर भी रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्कूल चालू किया था।
और वैसे भी क्योंकि मैंने वो स्टोरी भी की हुई है तो मुझे याद है कि ये लोगों की बड़ी हेल्प करते थे। एक बार एक साहूकार आए थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया था। इन्होंने पैसे उधार दिए थे और बाद में साहूकार ने कहा था कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूँगा। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि लौटाएँगे, इन्होंने तो एक तरह से मदद के नाम पे दिए थे, लेकिन वो जो साहूकार थे, उन्होंने वापस अपना बिज़नेस खड़ा किया और जो टाइम बोला था, उस टाइम पे इनके पूरे पैसे इनको लौटा दिए थे। तो ये लोगों की मदद किया करते थे उस टाइम पे भी। जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ में बहुत सारे जानवर मारे और जहाँ तक सवाल है मैन ईटर का, तो मैन ईटर भी उन्होंने करीब 12 मारे, उसमें से 2 लेपर्ड थे, बाकी टाइगर थे। और जो पहला मैन ईटर मारा था, वो चंपावत मैन ईटर मारा था। और अगर जिम कॉर्बेट के हिसाब से देखा जाए, जो उन्होंने बताया है कि जितने उन्होंने मैन ईटर मारे हैं, उन मैन ईटर्स ने करीब 1200 लोगों को मारा था, 1200 लोगों को। हालांकि गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है वो अलग है, लेकिन आपको पता है कि सारे आंकड़े गवर्नमेंट के सही नहीं होते। तो जिम कॉर्बेट ने अगर बताया है 1200, तो उतने होंगे, क्योंकि जितने रिकॉर्ड में चढ़े होते हैं वही गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होते हैं। तो इन्होंने जो अपने जितने मैन ईटर मारे, उसके लिए इन्होंने पहली बुक लिखी थी जब ये केन्या चले गए थे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बुक उन्होंने तब पब्लिश की थी, तो वो बहुत सुपर हिट हुई थी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। एक बुक इन्होंने और लिखी थी, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो तो केवल उन्होंने एक तरह से प्राइवेटली लिखी थी, केवल 100 कॉपी छपवाई थी। लेकिन जो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं थी, इसकी 2.5 लाख कॉपी पब्लिश हुई थी। इंडिया में, यूके में, अमेरिका में, सब जगह पब्लिश हुई थी। इसका ट्रांसलेशन भी हुआ, इस पर कई मूवी बनी। एक मूवी तो ऐसी बनी थी जिसका कि नाम रखा गया था, लेकिन वो कहानी इस पर बेस्ड नहीं थी और फ्लॉप हो गई थी। और जिम कॉर्बेट थे उस टाइम पे, उन्होंने मूवी देखी थी और बाद में उन्होंने कहा था, क्योंकि उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अपनी ही एक नई कहानी बना दी थी, इसलिए फ्लॉप हो गई थी। और उसमें जंगल के कुछ फुटेज थे जिसमें टाइगर भी दिखाया गया था। तो जिम कॉर्बेट ने जब मूवी देखी तो बोले कि इसका बेस्ट एक्टर, इस मूवी का बेस्ट एक्टर टाइगर था। जिम कॉर्बेट की बहुत सारी बुक्स हैं और ज़्यादातर मैंने स्टोरी करी है, स्टोरी नरेशन किया है। पहले तो स्टोरीज मेरे इसी चैनल पे आती थी जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 महीने पहले एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया स्टोरीज के लिए, जिसका नाम है विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। आजकल उसमें केनेथ एंडरसन की सीरीज चल रही है। तो अगर आपको स्टोरी का शौक है और आपको मेरा वो चैनल नहीं मालूम, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। तो जो बुक्स थी, एक तो थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, दूसरी थी मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, और एक थी टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, और उसके अलावा एक थी जंगल लोर, एक थी माई इंडिया, एक थी जिम कॉर्बेट्स इंडिया। तो जंगल लोर को बोला जाता है कि वो शायद उनकी आत्मकथा थी। तो जो एस्टिमेट था 1200 लोगों का, गवर्नमेंट का एस्टिमेट इससे अलग था। तो इसमें जो पहला मैन ईटर उन्होंने मारा 1907 में, वो था चंपावत मैन ईटर, जो नेपाल से एक टाइग्रेस इंडिया में आ गई थी। आधे आदमी उसने नेपाल में मारे थे, आधे आदमी इंडिया में मारे थे। गवर्नमेंट का आंकड़ा है 436 लोगों का। और हुआ यह था कि जब नेपाल की गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं पा रही थी, तो मिलिट्री से बीट ऑर्गेनाइज करी। बीट क्या होती है दोस्तों? एक यू शेप बनाते हैं, यू, यू या सी समझ लीजिए। उसमें बहुत सारे 250-300 बीटर्स होते हैं। बीटर्स मतलब ड्रम, बाल्टी, ढोल, ताली, बर्तन, इस तरह की चीजें लेके वो और जोर से चिल्लाते हैं। तो जब टाइगर की पोजीशन मालूम चल जाती है कि टाइगर एक सर्टेन इलाके में जंगल में छिपा है, तो दूर से उस इलाके को घेर लिया जाता है और एक सी बना लेते हैं। और वो लोग 3 तरह से, सी या यू जो भी आप समझ लें, वो बना के चलते हैं। तो टाइगर उस तरफ तो आ नहीं पाता, क्योंकि जब वो ढोल बजाते हुए चलते हैं, चिल्लाते हो, ताली बजाते हुए चलते हैं, तो टाइगर घबरा जाता है। तो टाइगर उस डायरेक्शन में भागता है जिस डायरेक्शन से आवाज नहीं आ रही होती, और वो डायरेक्शन वो होता है जहां पे वो शिकारी बैठा होता है जिसने ये बीट ऑर्गेनाइज कराई है। और फिर जब टाइगर निकल के आता है तो शिकारी उसे गोली मार देता है। ये सबसे आसान तरीका माना जाता था इनिशियल डेज में। इनिशियल डेज मतलब जिम कॉर्बेट से भी पहले का टाइम, क्योंकि मैंने तो बुक्स मर्विन स्मिथ की भी की हैं जो उनसे पहले हुए। उस टाइम पे इंडिया में लोग बड़े सस्ते मिल जाते थे, उनको बुला लो तो बहुत कम पैसे में
कुछ सामान दे दिया, उस काम के लिए ही आ जाते थे। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा जागृति फैली और या पैसे की ज़रूरतें हुई या पैसे मिलने लगे लोगों को रोज़गार से, तो लोग पैसे माँगते थे। तो बाद के टाइम में 300-400 रुपए लग जाते थे बीट ऑर्गेनाइज़ करने में, और 300-400 रुपए उस टाइम पे, मुझे लगता है उस टाइम पे 50 रुपए तोला सोना रहा होगा। तो क्योंकि 200 रुपए तोला तो उस टाइम पे था जब मेरे मम्मी-पापा की शादी हुई थी। तो उस टाइम पे तो और हो सकता है 10 रुपए तोला रहा हो। तो उस टाइम पे 300 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, लेकिन इतने सारे बीटर्स को बुलाओ, उनके खाने का इंतज़ाम करो, सब करो। लेकिन पहले शिकारी की पहली पसंद होती थी बीट ऑर्गेनाइज़ करना। जिम कॉर्बेट ने भी बीट ऑर्गेनाइज़ करके काफ़ी शिकार किए हैं। लेकिन इनका पसंदीदा तरीका था अकेले जाना, पैदल जाना। मचान बना के भी बैठते थे, और इसीलिए जिम कॉर्बेट को लोग जो पसंद करते हैं, जो लोग वाइल्ड लाइफ का नॉलेज रखते हैं, हमेशा अगर आप उनसे पूछोगे तो वो नाम लेंगे जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन का। लोग बताते हैं कि अगर आपको शिकार का तरीका सीखना है तो आप केनेथ एंडरसन की बुक से सीख सकते हैं, बारीकियां। और अगर आपको दिलेरी और जंगल के बारे में नॉलेज चाहिए तो जिम कॉर्बेट की बुक्स हैं। लेकिन अकेले जंगल में जाना, और चलो बंदूक का साथ होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी जिम कॉर्बेट के साथ हुई थी। एक दो बार डर गए थे, लेकिन उसके लिए एक मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि जिम कॉर्बेट का जितना डरने का एक्सपीरियंस था वो बंद कमरे में था, खुले में कभी नहीं डरे। थोड़ा सा जिक्र मैं उसके बारे में भी कर दूं कि जिम कॉर्बेट ने, कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपनी बुक में लिखा होता, अगर ऐसा होता, उन्होंने अपनी बुक में नहीं लिखा था। जो अपना चंपावत बंगले वाले, इसी से रिलेटेड है जो चंपावत मैन ईटर की बात मैं बता रहा हूँ। उसको मारने के लिए जब वो चंपावत बंगले में रुके थे तो वहां पर एक तहसीलदार साहब आए थे, क्योंकि जिम कॉर्बेट के सारे बड़े अफसरों से दोस्ती थी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर से। तो तहसीलदार को भेजा गया था इनकी मदद करने के लिए। तो तहसीलदार आए, इनसे मीटिंग की, और फिर यही धुंधलके का टाइम जैसा अभी हो रहा है, वो जाने लगे, और उस इलाके में मैन ईटर घूम रहा था। और तहसीलदार के पास केवल एक चपरासी था और एक लालटेन थी, टॉर्च भी नहीं थी, बंदूक थी 12 बोर की। तो जिम कॉर्बेट ने बोला आप यहीं रुक जाइए, एक कमरा बगल वाला खाली है। तो बोले नहीं, बार बार बोला, बार बार वो नहीं। और जबकि जिम कॉर्बेट तो एक तरह से उनके बॉस की तरह से थे, क्योंकि बॉस के दोस्त थे, लेकिन वो जिद पे अड़ गए कि नहीं मैं जाऊंगा। तो जिम कॉर्बेट के पहले मन में ख्याल आया कितना बहादुर इंसान है कि मैन ईटर घूम रहा है, एक लालटेन है जिसका कि दायरा 10 फीट का भी नहीं है, दिखेगा भी नहीं, और उसके बाद भी जा रहा है। लेकिन बाद में उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, और रात को उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि रात को वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के बाहर निकल आए, और उनके बगल में जो उनका स्टाफ था, बहादुर खान नाम था शायद उसका, वो भी आ गया। और उससे पूछा क्या देखा, तो कुछ बताया नहीं, और ये पसीने से लथपथ थे, और इन्होंने किसी को नहीं बताया क्या हुआ। अगले दिन भी सोए तो बाहर बरामदे में, अंदर नहीं सोए। उस रात भी बरामदे में, और अगले दिन भी। तो बहादुर शाह ने उनकी बहन को बताया था, तब ये बात ओपन हुई, और ऐसा आया कि ऐसे ऐसे परेशान हुए थे। तो लोग बोलते हैं कि बुक में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ की बुक थी, क्योंकि उस बुक में जिम कॉर्बेट ने लिखा है कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कभी बताऊंगा। बाद में कभी उन्होंने बताया नहीं। तो उस बारे में बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर, तो मैंने उस वीडियो में बोला था, इसमें भी शॉर्टकट में बता देता हूँ कि वाइल्ड लाइफ की बुक थी इसलिए नहीं बताया। तो फिर वो जो टेम्पल टाइगर के टाइम पे, या टनकपुर के पास में कहाँ पे, जो मंदिर के पहाड़ पे बैठे थे, सामने से 5 मशालें जलती हुई आई थी, उसके बारे में क्यों बताया? वो भी तो वाइल्ड लाइफ की बुक थी, उसके बारे में बताया। जो ठाक गांव से एक औरत की चीख की आवाज सुनाई दी थी, उसके बारे में बताया। तो और एक दूसरी घटना और हुई थी, जब ये राजा के ये किसी आर्मी वाले के साथ राजा के महल में रुके थे, और राजा के महल में बताया गया कि एक कमरा है जो बंद है, इसमें नहीं, इसको नहीं खोलते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने जिद करके खुलवाया कि मैं इसी में सोऊंगा। फिर उनके साथ वैसे ही पैनिक अटैक टाइप का आया, पूरे पसीने में डूब गए, और फिर अपने दोस्त के पास गए। रात को दोस्त ने कुछ पूछा नहीं, सुबह नाश्ते की टेबल पर मिले, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और नाश्ता छोड़ के चले गए। तो जो बंद कमरे में घटनाएं हुई इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया डिटेल में। तो शायद वो बंद कमरे में उनको पैनिक अटैक आते थे और डर जाते थे, तो जब वो उसके बारे में सोचते थे तो भी वो डर जाते थे, इसीलिए उनके बारे में उन्होंने बुक में नहीं लिखा। और जो घटनाएं ओपन में हुई उसके बारे में उन्होंने वाइल्ड लाइफ की बुक में ही साफ साफ लिखा है।
तो जिम कॉर्बेट के साथ ऐसी घटनाएं हो गई थी, तो बंदूक लेके अकेले जंगल में जाना जहां मैन ईटर टाइगर घूम रहा है, और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हुई तो कहीं ना कहीं किसी के मन में डर तो होता ही है। तो बहुत बड़ी दिलेरी का काम था। एक ये आसान काम नहीं है सोचना। आप सोचो तो सोचने में ही डर लगेगा, करने में तो बहुत डर लगेगा कि जब आपके पास सिर्फ टॉर्च है, बंदूक है, चाय का थर्मस है और आप जंगल में चले जाते हो। लेकिन ये जिम कॉर्बेट का स्टाइल था। तो ये तो चंपावत टाइगर्स के टाइम की बात है जो मैंने बताई। उसके बाद 2-3 साल बाद 1910 में इन्होंने पनार मैनीटर मारा था, जो कि लेपर्ड था, और उसके बारे में कहा जाता है कि 400 से ज़्यादा आदमी उसने मारे थे। इसके बाद इन्होंने मारा पनार मैनीटर 1926 में। उसने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 126 लोग मारे थे, लेकिन मारे ज़्यादा थे। वो बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते में एक्टिव था और 8 साल तक लोगों को मार रहा था। तो इसलिए कितने लोग मारे कुछ अंदाजा ही नहीं है। मारे उसने 400-500 ही होंगे, लेकिन जो आंकड़ा बोलता है 126। हुआ यह था कि उस इलाके में अकाल आ गया था, तो अकाल से बहुत सारे लोग मरे। तो लोग, क्योंकि हैजा था, अकाल नहीं सॉरी, हैजा फैल गया था, तो उससे इन्फेक्शन फैलता है, तो लोग प्रॉपर क्रिमेट नहीं करते थे, बॉडी छोड़ देते थे दूर के इलाके में। तो बॉडी यहाँ सड़ती रहती थी, तो उसको आदमी का मांस खाने की आदत लग गई थी। और जब वो लोगों की डेथ होनी बंद हो गई तो उसको आदमी की बॉडी मिलनी बंद हो गई, तो फिर उसने आदमी मारने शुरू कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से मारा था, और काफ़ी बड़े साइज का, करीब करीब टाइगर के साइज का वो लेपर्ड था। जनरली देखिए टाइगर की हाइट, एवरेज हाइट 3.5 फीट होती है। लेपर्ड की दो फीमेल 2 फीट की, मेल 2.5 फीट का, कोई कोई लेपर्ड 3 फीट का भी होता है। तो वो रुद्रप्रयाग वाला मैन ईटर 3 फीट के आसपास ही रहा होगा, तभी बोला जाता है कि टाइगर के साइज का था। तो जब जिम कॉर्बेट जानवर मारते थे, मैन ईटर, तो सिर्फ मैन ईटर नहीं, जिम कॉर्बेट ने और भी जानवर मारे हैं। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो ये उसकी स्किन निकालते थे, स्किन ये अपने पास रखते थे। तो जब स्किन निकालते थे तो उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता था, पोस्टमार्टम करते थे। तो ज्यादातर केसेस में देखा गया कि टाइगर या टाइग्रेस घायल थे। अगर चंपावत टाइग्रेस की बात करें तो उसको एक शिकारी की गोली लगी थी, जिससे उसका कैनाइन दांत टूट गया था। तो वो जानवरों को पकड़ने के लायक नहीं थी, पकड़ पा नहीं रही थी, तो मजबूरी में उसने इंसान मारने शुरू कर दिए थे। और वो टाइगर, वो शिकारी के लिए अपनी बुक में उन्होंने प्रस्तावना भी लिखी है। उसमें, उस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि एक अनाड़ी शिकारी ने गोली चलाई, गोली चलने के बाद जिम कॉर्बेट का कहना था जो शिकार भी है वो तरीके से किया जाना चाहिए था, कि शिकार के बाद अगर घायल जानवर जंगल में छूट गया है तो शिकारी का फर्ज है कि उसको ढूंढे, या तो उसे मारे या उसे पकड़े। लेकिन वो घायल छूट जाएगा तो वो और ज्यादा खतरनाक बन जाएगा इंसानों के लिए। तो उस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि एक अनाड़ी शिकारी की वजह से घायल कर दिया गया टाइगर, जिसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया गया, और जिस वजह से वो बन गया मैन ईटर। उसके बाद में मेरे ख्याल से मुक्तेश्वर मैन ईटर, पॉर्क्यूपाइन के कांटे लगे थे। सबको कुछ ना कुछ, जितने भी मैन ईटर थे किसी ना किसी तरह से घायल थे, और यही वजह थी, कुछ प्राकृतिक कारणों से, कुछ इंसानों की वजह से। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रोवर्सी भी है, सिर्फ मैन ईटर नहीं मारे उन्होंने। एक बैचलर ऑफ पवलगढ़, ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, और उस जमाने का जो मीडिया था, प्रिंट मीडिया, उसने इस बात को बहुत उछाला था। इवन फॉरनर से, मीडिया तो अंग्रेज चलाते थे, उसने बहुत, यहाँ और यूके में, ब्रिटेन में, हर जगह छपा था। काफ़ी बुराई हुई थी कि बहुत बड़े साइज का टाइगर था, और इसलिए मार दिया था। 10 फुट 7 इंच के आसपास था, और उन्होंने इसलिए मार दिया था कि वो बहुत बड़ा था। उसके बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में लिखा है कि उन्होंने इसलिए मारा था कि एक चरवाहे ने उनसे बोला था कि आप उसको मार दीजिए, नहीं तो मेरी सारी भैंसें खा जाएगा। लेकिन ये जस्टिफाइड रीजन नहीं था कि भैंसे खा जाएगा इसलिए टाइगर मार दिया जाए। तो वो कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने बिना मैनीटर के मारा था। और एक पीपल पानी टाइगर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो कि उनके काला डूंगी वाले बंगले से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी पीपल पानी जगह, एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पानी का भी स्ट्रीम थी। बचपन से ये वॉक करने जाते थे, तो इस टाइगर को बचपन से देख रहे थे। जब ये कब था, आपको पता है 3-3.5 साल में बड़ा हो जाता है, और समय के साथ ये आता था। एक बार इन्होंने उसको डराया भी था। वो शिकार खा रहा था जहां इंसान थे, तो इन्होंने उसके बगल में नाक के 1 इंच दूर निशाना मारा था, ताकि डर के भाग जाए कि जहां इंसान है वहां ना आए। लेकिन दूसरी बार इन्होंने पेड़ के ऊपर से मारा था, और क्योंकि उसको एक गोली लग चुकी थी,
कुछ लोग बीट ऑर्गेनाइज करने गए थे, कुछ लोग मारने गए थे सुअर के शिकार के लिए। सुअर समझ के टाइगर को मार दिया था, घायल हो गया था। तो इनको लगा क्योंकि ये घायल हो गया है, उस वक्त इनकी सोच सही थी इस मामले में, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला चंपावत टाइगर में कि शिकारी का फर्ज है कि अगर घायल शिकार है तो या तो उसे जाके मारे और या फिर उसे पकड़े, छोड़ ना दे। तो जब वो टाइगर आया, ये पेड़ से देख रहे थे, ऊपर से नीचे ही था, तो इन्होंने सोचा कि ये मैन ईटर बन जाएगा, इसको मार देते हैं। क्योंकि तब इनको ये डाइसी थे कि पक्का नहीं मालूम चल रहा था कि चोट पैर में थी, इनको लग रहा था कि भाई गंभीर है कि नहीं है, इन्होंने मार दिया। लेकिन बाद में खुद स्वीकार किया था कि वो चोट गंभीर नहीं थी, अगर उसको नहीं मारते तो मैन ईटर नहीं बनता। तो ये पीपल पानी टाइगर भी ऐसा था। एक मेरे ख्याल से ठाक गांव की बात है, जब ठाक मैन ईटर को मारने गए थे, या चुका मैन ईटर को, तो भालू मिल गया था। तो गांव वालों के साथ वो शिकार करने के लिए जानवर मारने जाते थे, उनको जानवर मार के देते थे, डियर वगैरह, घोराल वगैरह मार के देते थे। उसके लिए जा रहे थे, एक भालू मिल गया, तो उन्होंने भालू का पीछा किया, लेकिन बंदूक की गोलियां ये कम लेके चलते थे, 3-4 गोली थी, तो गोली खत्म हो गई। तो उन लोगों ने और इन लोग, जिम कॉर्बेट ने और उन लोगों ने पीछा करके उस भालू को मारा। मारा तो वो एक जगह छिप गया, तो गोली थी नहीं, तो बंदूक के बट से और पत्थर से पीट पीट के मारा था। वो भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। उसकी स्किन जिम कॉर्बेट ले गए थे और उसका मांस खाने के लिए गांव वालों को दे दिया था, क्योंकि गांव वालों की मान्यता होती थी कि भालू बड़ा ही मैजिकल पावर रखता है। भालू का नाखून, भालू के बाल, भालू का मांस खाने से शक्ति बढ़ती है, ऐसी मान्यता थी। तो गांव वाले मांस ले गए थे, ये स्किन ले गए थे। तो जब मैन ईटर मारने गए थे तो भालू मारने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट में ये भी है। लेकिन कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर कोई कोई ना कोई गलती करता है, तो ये जिम कॉर्बेट की गलतियां थी। लेकिन गलतियों की तुलना में जिम कॉर्बेट ने अच्छे काम बहुत ज्यादा किए। लोग जिम कॉर्बेट को शिकारी के रूप में जानते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। उन्होंने अपने फ्रेंड फ्रेडरिक वाल्टर चैंपियन से एक कैमरा लिया था, और कैमरा लेके वो कालाडूंगी के पास भी और कई इलाकों में फोटो खींचने जाते थे। मचान पे बैठते थे, टाइगर आता था, फोटो खींच के वापस चले जाते थे। इवन जो इनका बोर कैनाल है उसके आसपास भी इन्होंने कई बार बैठे, तो इन्होंने जिक्र किया है कि एक लेडी शिकारी आई थी, शिकार करना चाहते थे। जिम कॉर्बेट मचान पे ही बैठे थे, वो शिकार करने नहीं गए थे, वो सिर्फ फोटो खींचने गए थे। तो लेकिन जिम कॉर्बेट ने एक बात बोली थी कि जंगल में, भले ही जंगल का उन्हें इतना आइडिया है, लेकिन जंगल में जाके जंगली जानवर की फोटो खींचना या फिल्म बनाना बहुत ही मेहनत का और बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जानवर बहुत शाई होता है, जंगली जानवर। यानी आप समझ लीजिए कि शिकार करने से ज़्यादा मुश्किल काम फोटो खींचना था उस टाइम, क्योंकि बंदूक की गोली 250-300 गज दूर तक जाती थी। लेकिन 250-300 गज दूर बैठा टाइगर कैमरे में नहीं आता था, जूम नहीं होते थे। तो टाइगर एकदम नज़दीक होगा, मचान के पास आएगा तो खींच पाएंगे, तो मुश्किल काम था। बंदूक तो आहट पे भी गोली चला सकते थे, लेकिन जब तक दिखेगा नहीं पूरा, फोटो नहीं खींच सकते थे। या फिल्म भी वो बनाते थे, तभी उनका शॉट मूवी में लिया गया था। बहुत सारे लोगों को सोचना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों रखा गया। वो दोस्तों इसलिए रखा गया कि इसको बनाया ही जिम कॉर्बेट ने था 1930 में, जब उनके दोस्त थे हैली, जो कि गवर्नर थे। तो जिस दोस्त का कैमरा लिया था, फ्रेडरिक विलियम चैंपियन, वो भी साथ में लगे थे। इन्होंने बहुत मेहनत की थी कि एक रिजर्व एरिया बनाया जाए, और जहाँ पे जानवर प्रोटेक्टेड हों, जहाँ पर शिकार पूरी तरह से बैन हो, वही एरिया जिम कॉर्बेट है। और उस टाइम पर क्योंकि गवर्नर थे हैली, और जिम कॉर्बेट का ऐसा कोई शौक तो था नहीं कि अपने नाम पे रखना है, तो हैली नेशनल पार्क उसका नाम रखा था। और वो इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला नेशनल पार्क था। बाद में 80 बाद में 1955 के आसपास का नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। एक साल बाद ही नाम चेंज कर दिया गया, 1957 में जिम कॉर्बेट की मृत्यु के बाद उसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि इसको बनाया ही जिम कॉर्बेट ने था। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने एक बुक लिखी है माई इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत, जहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं और मैं उन गरीबों के बीच में रहा हूँ, वो गरीब मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, और मैं अपनी बुक उनको डेडिकेट करता हूँ। और उस बुक में उन्होंने अपने कई दोस्तों के बारे में लिखा, जिनके बारे में मैंने बताया, कुंवर सिंह, जो जंगल में पहले बचपन के दिनों में जाया करते थे, यंग डेज में,
या जब वो मोकामा से आते थे तब भी जाते थे 19-20 साल की एज में। और एक दोस्त थे मोती, अगर आप छोटी हल्द्वानी में जाएंगे जहाँ जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है, जो वो उनका अरुणडेल नाम का जो बंगला था, यहाँ का नाम अरुणडेल था और जो नैनीताल वाला था उसका नाम था गर्नी हाउस। तो ये वो जो गर्नी हाउस था वो उन्होंने जब 1947 में नवंबर में जिम कॉर्बेट केन्या जा रहे थे तो उन्होंने मिसेज कलावती वर्मा को बेच दिया था। बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी रही, अभी एक तरह से वो म्यूजियम है जिम कॉर्बेट का। तो जो काला डूंगी में अरुणडेल कॉटेज के पास में इनका वो था, वहां पे उन्होंने अपने दोस्त मोती के लिए घर बनाया था और वही शाम को उनकी बैठक थी। वो जब शाम को निकलते थे अपने बंगले से तो वहीं बैठते थे और सारे गांव वाले आ जाते थे, उनकी गप्पे शप्पे चलती थी। वहीं पे एक मचान टाइप का भी है, मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वो सब दिखाया, मोती हाउस भी दिखाया मैंने और वो मचान भी दिखाया है। इन्होंने पूरे गांव को कवर करने, इस गांव को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। आज भी उस गांव को कॉर्बेट का गांव बोला जाता है। और 7.2 किलोमीटर की इन्होंने एक दीवार बनाई थी जिससे कि जंगली जानवर ना आ पाए। आज भी उस दीवार के अवशेष वहां पे हैं। इन्होंने जाते वक्त एक बंदूक, भरमार बंदूक, वहां पे अपने दोस्त को दे दी थी। वो बहुत साल तक थी लेकिन अब वो थाने में जमा हो गई है, गांव में नहीं है। तो गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। सिंचाई के लिए उन्होंने बोर कैनाल बनवाई थी जो पानी आता था। और जब ये केन्या चले गए तो केन्या जाके भी ये नियरी नाम की जगह में रह रहे थे। तो एक होटल था, उसके कैंपस में इन्होंने अपना एक कॉटेज बनाया था। और जब जो इन्होंने सारी बुक्स जो लिखी थी वो केन्या जाने के बाद लिखी। और जब बहुत सुपर हिट हो गई बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, तो जितनी भी कमाई उससे हुई थी वो दृष्टिहीन लोगों के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए उन्होंने डोनेट कर दिया था पैसा। और जब जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जो कि उस टाइम पर प्रिंसेस थी, जब वो केन्या घूमने आई वाइल्ड लाइफ के लिए, तो ट्री टॉप, जो पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा फिग ट्री था, उसके चारों तरफ वो बनाया गया था ट्री हाउस। तो इनको एज ए बॉडीगार्ड ड्यूटी सौंपी गई थी जिम कॉर्बेट को, उनके साथ रहने की, क्योंकि इनको जंगल का नॉलेज था। तो बाकी बॉडीगार्ड तो नहीं बचा पाएंगे, तो ये बचा लेंगे, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो इन्होंने लिखा है, जो वो ट्री टॉप्स का जो विजिटर्स रजिस्टर था उसमें लिखा था कि एक ऐसी घटना हुई जो विश्व में कभी नहीं हुई, कि एक यंग राजकुमारी जो आई, पेड़ के ऊपर चढ़ी और उसने कहा कि आज की रात मेरी अविस्मरणीय रात थी, इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग नाइट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और जब वो पेड़ से नीचे उतरी तो वो राजकुमारी रानी बन चुकी थी, क्योंकि उस रात ही उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो जब वो प्रिंसेस एलिजाबेथ पेड़ पे चढ़ी थी तो प्रिंसेस थी, उतरी थी तो क्वीन एलिजाबेथ बन चुकी थी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है कि एक टाइगर की सब स्पीसीज, इंडो चाइनीज टाइगर, का नाम भी जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया है। 1968 में जो इसका नोमेनक्लेचर किया गया, वो आपको पता है कि इसका जूलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, तो उसका नाम रखा गया पैंथेरा टिग्रिस कॉर्बेटी, इंडो चाइनीज टाइगर। लेकिन दोस्तों जैसा कि होता है सबके साथ, अगर जिम कॉर्बेट इंडिया में मरे होते, इंडिया में दफनाए गए होते, तो उनकी जो कब्र है वो बहुत ही एक दर्शनीय स्थल होती, लोग विजिट करते, बहुत ही ध्यान रखते। लेकिन वो केन्या में मरे थे और केन्या में क्योंकि उन्होंने अपना जीवन नहीं गुजारा था, तो उनकी कब्र की हालत, क्योंकि उनको दफनाया गया था, मतलब जहां जिम कॉर्बेट को दफनाया गया था उसके बगल में ही उनकी सिस्टर को भी दफना दिया था। उनकी सिस्टर की डेथ बाद में हुई थी, मैगी, जिनके साथ वो रहते थे। तो उनकी कब्र की बहुत बुरी हालत हो गई थी, दोनों की, भाई बहनों की। तो आपने नाम सुना होगा जेरी ए जलील, जो कि जिम कॉर्बेट, जिन्होंने बनाया जिम कॉर्बेट फाउंडेशन। उन्होंने 1999 में और 2002 में जाके उनकी मरम्मत कराई, उनका जीर्णोद्धार कराया उनकी कब्र का। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, कई मूवीज बनी, एक का नाम मैंने बताया था, बहुत सारी बनी, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक नाम मुझे याद है क्योंकि वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड टूरिज्म ने बनाई थी, कॉर्बेट लेगेसी, जो बेदी ब्रदर्स के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी। एक मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग के ऊपर भी बनी है, टीवी शो भी बना था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। तो मैंने इकट्ठा करके जानकारी एक वीडियो में डाली कि बहुत सारे लोग जिम कॉर्बेट महान थे, क्यों महान थे। तो इस बात से आपको नहीं मालूम चलेगा क्यों महान थे, लेकिन काफ़ी कुछ बातें आपको मालूम चल जाएंगी। जिम कॉर्बेट की अगर आपको स्टोरीज देखनी है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।
या फिर मेरे पुरानी स्टोरीज और नई स्टोरी जो आएंगी वो मेरे नए वाइल्ड लाइफ स्टोरी चैनल पे, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। तो अगर आपने वो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वाला चैनल भी आपका सब्सक्राइब नहीं है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने शेयर की जिम कॉर्बेट के बारे में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पीछे मोर बोल रहा है कि आप नीचे जाओ, क्योंकि अब इंसानों का टाइम खत्म, जानवरों का टाइम शुरू हो गया है। जितनी रोशनी कैमरे में दिख रही है उससे कम है, यहाँ पे अंधेरा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।